साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट भिंड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि बहुत जल्द डीएम इंस्टीट्यूट यूट्यूब भिंड के यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी व्याकरण की क्लास बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ के आए होंगे जहाँ पर आपको पूरे प्रॉपर नोट्स के साथ नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन डीएम इंस्टीट्यूट भिंड यूट्यूब चैनल आपको प्रॉपर नोट्स के साथ, फुल लेंथ नोट्स के साथ पूरा सिलेबस कंप्लीटेड हिंदी व्याकरण का आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप सब लोग आके अपनी हिंदी की और बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक क्लास लगातार मिलेंगी, इसमें आपको रेगुलर जुड़ना है, क्योंकि आप अपनी हिंदी को अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करना चाहते हैं। जैसे मान लो आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, उससे भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको ये लगातार कंटिन्यू क्लासेस देखनी होगी। इसके साथ साथ अपने प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम विथ परिभाषा के पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको पूरी हिंदी एक्सप्लेन करेंगे, और ये सारी हिंदी आपके टेट में और अदर परीक्षाओं में भी कहीं ना कहीं आपके काम आने वाली है। इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से, आराम से कहीं भी बैठ जाएं और एकदम फ्री माइंड से पूरी हिंदी को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आज से 1 तारीख से ये क्लास स्टार्ट होने वाली थी। क्योंकि मैंने आप सबसे बोला था कि हम बहुत जल्द इस क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप डीएम इंस्टीट्यूट भिंड यूट्यूब चैनल यूट्यूब पर भी आप सभी के लिए फ्री में उपलब्ध है। आप सब लोग आराम से इस चैनल के साथ जुड़कर आपको बस 2 काम करने होंगे। एक, इस वीडियो को देखकर लाइक शेयर करना होगा, और दूसरा, इसका नोटिफिकेशन लेने के लिए अगली नेक्स्ट क्लास के लिए आपको इसका आइकॉन बटन, आई बेल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ये आप इतना कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये सहयोग मेरे लिए भी काम आने वाला है और आपकी तैयारी को और बेहतर कर सकता है। तो हिंदी में आज हम सबसे पहले, हमारे पास 2-3 क्वेश्चन माइंड में कहीं ना कहीं घूमते हैं। सबसे पहले कि वर्णमाला जो हिंदी में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी व्याकरण में, वो सबसे पहले यहाँ से बेसिक स्टार्ट करते हैं कि वर्णमाला। तो पहले सबसे पहले आता है कि वर्णमाला में जो वर्ण शब्द है वो क्या है, वर्ण क्या है। एक तो ये बात सब करना आती है। दूसरा कि वर्णमाला क्या है, फिर वर्ण कितने होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसमें आप सारी परिभाषाओं को भी डिफाइन किया जाएगा। फिर उसमें बताया भी जाएगा कि आपको ये वर्ण में कौन कौन से वर्ण हैं, कौन से स्वर हैं, कौन से व्यंजन हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने मूल स्वर, ये सारी परिभाषाएं, ये सारे शब्द, ये सारी वर्ण आपको पढ़ाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कि हम वर्णमाला पढ़ना चाह रहे हैं, तो वर्णमाला क्या है, क्योंकि सबसे पहले परिभाषा यही आएगी कि वर्णमाला। तो वर्णमाला जो है उसमें सबसे पहले एक शब्द आता है वर्ण, वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला मतलब वर्णों की माला। इसमें एग्जाम्पल में अपन दे सकते हैं, जैसे फूलों की माला होती है, नोटों की माला होती है, तो ऐसे ही एक वर्णों की माला है, जिसका एक कहीं ना कहीं पूरा व्यवस्थित समूह बनाया गया होगा, या एक जगह उसको बताया गया होगा कि ये अक्षर है, ये वर्ण है, इसके साथ आपको पढ़ना है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे पहले अपन उसमें जो वर्ण है उसकी परिभाषा को लिखेंगे और उसको जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है, किसी भी भाषा में अगर जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं, किसी भी भाषा में को बोलने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। सबसे पहले यही शब्द आना चाहिए कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है, किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उसे हम वर्ण कहते हैं। तो इसकी हम परिभाषा देखेंगे, किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। ये आप परिभाषा आराम से लिख सकते हैं कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं, किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं या उन्हें वर्ण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब साथियों इसमें आता है कि वर्ण तो हमको पता चल गया, लेकिन एक शब्द अपने शुरुआत में पढ़ा था वर्णमाला। ये तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो इसमें दूसरी जो परिभाषा आएगी
वो आपकी वर्णमाला से आएगी। कि ये परिभाषा कई बार एग्जाम में पूछी गई है। अभी लास्ट एग्जाम जो हुआ था एमपी टेट का, जिसमें वो सिलेक्शन वाला टेस्ट जो हुआ था वर्ग 3 वाला, उसमें ये परिभाषा पूछी गई थी कि वर्णमाला क्या है, ऐसे करके पूछा गया था। उसकी परिभाषाओं की हेडिंग अलग अलग करके लिखी हुई थी, उसको आपको पढ़ के उसको लिखना था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा अंतर करने पर वो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ये क्वेश्चन कई बार लगातार परीक्षा में आया है, लास्ट टाइम भी यह परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है, क्योंकि मैं ये खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया था, इसलिए मैं कह सकता हूँ 100% कह सकता हूँ। क्योंकि अब वो डायरेक्ट बहुत सारी चीजों को ना पूछ के अंदर आपको थोड़ा देखते हैं कि इसको अंदर जाके थोड़ा पूछा जाए, क्योंकि प्रॉपर जब वो पूछते हैं तब उनको समझ में आता है। तो इसलिए हम इसको इसकी परिभाषा जरूर लिखना चाहेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे, किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह, किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध, ये यहाँ पे क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है या वर्णमाला कहते हैं। आप जिस तरीके से लिखना चाहें उस तरीके से लिख सकते हैं। ये वर्णमाला की परिभाषा है। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा लिखेंगे कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरी परिभाषा वर्णमाला की है, किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले आता है वर्णमाला। इसको कह सकते हैं कि अपन मानक, हिंदी में जो मानक, हिंदी मानक जो शब्द यूज आता है या मानक शब्द आता है कि हिंदी जो भाषा है या व्याकरण है उसमें कितने वर्ण बताए गए। तो हिंदी भाषा में जो मानक वर्णमाला है, जो मानक है, जिसको कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट की भी और संस्थाओं के द्वारा चिन्हित किया गया कि कितने वर्ण है, तो मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। अब हमको साथियों ये पढ़ना होगा कि 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन अभी बीच में चल रहा है कि इसमें एक वर्ण को और जोड़ा गया है, लेकिन अभी तक वो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछा नहीं गया है कि कौन ये वर्ण, मतलब कितने वर्ण हुए हैं कि नहीं हुए, लेकिन चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो 52 वर्ण को ही कहीं ना कहीं मान्यता दी गई है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि जो 52 वर्ण हैं उनको बारे में ही हमको पढ़ना है। तो आपके पास वर्णमाला में दो परिभाषाएं होती हैं कि वर्णमाला क्या है। तो उसमें आपने पहले पढ़ा कि वर्ण, तो किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो ध्वनि चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें वर्ण कहते हैं। दूसरा इसमें परिभाषा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो किसी भी भाषा के वर्णों का क्रमबद्ध व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। लेकिन साथियों जब आपसे पूछा जाएगा अभी कि 52 वर्ण कौन कौन से हैं, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने कक्षा 1 से लेकर अभी तक इतनी बहुत सारी पढ़ाई की है, लेकिन उनसे अगर 52 वर्णों के बारे में पूछा जाए तो हो सकता है शायद 90% लोग 52 वर्ण नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनको जो पढ़ाया गया है उस लेवल से उनको बहुत सारी चीजें अभी नहीं पता है। लेकिन हम इसको एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले जो 52 वर्ण है, तो सबसे पहले इसमें जो परिभाषा और इसको आप सबसे पहले मानेंगे तो कि ये 2 भागों में विभाजित होते हैं। जो वर्णमाला है वो 2 भागों में विभाजित होती है। एक होती है इसमें स्वर और दूसरा होता है इसमें व्यंजन। दूसरा इसमें क्या होता है? व्यंजन। वर्णमाला जो है वो 2 भागों में विभाजित होती है, स्वर और व्यंजन। अब हम सबसे पहले इसमें जो स्वर और व्यंजन है उसमें स्वर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्वर क्या होता है, या स्वर कितने होते हैं, या स्वर क्या है। तो फिर यही बोल सकते हैं अपन कि किसी भी भाषा को बोलने के लिए जो स्वर चिन्ह बनाए जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। या स्वर के बारे में जो परिभाषा लिख सकते हैं, तो स्वर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में यही शब्द आता है। और इसमें भी एक होता है कि मूल स्वर कितने होते हैं,
कुल स्वर कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन कई प्रकार से कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले हमको साथियों यहाँ देखना है कि इसको हम मिटा देते हैं, आपको 1 मिनट के लिए रुकना होगा, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। अब सबसे पहले हमको स्वर, इसमें सबसे पहले जो है स्वर के बारे में पढ़ना होगा कि स्वर क्या चीज है। तो मैंने बोला कि अभी ये स्वर जो है ये अपने आप बोले जाते हैं, ये बिना किसी के सहायता के भी बोले जाते हैं, इसके लिए इनको स्वर कहा जाता है। कि स्वर मतलब अपने आप में स्वतंत्र है, इनको किसी की जरूरत नहीं है। स्व माने स्वतंत्र, खुद से स्वतंत्र है, इनको किसी की सहायता नहीं पड़ती। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो अपने आप में बिल्कुल फ्री होते हैं, उन्हें किसी की कभी जरूरत नहीं पड़ती, हो सकता है कि उन्हें किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं पड़ती हो, लेकिन वो लगातार इस चीज को अपन जानते हैं कि वो स्वतंत्र हैं, ये अपन जानते हैं। इसलिए अपन को स्वर के बारे में पढ़ना है कि स्वर कितने होते हैं। तो साथियों 11 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर कितने होते हैं? 11। अभी हम आपको बताएंगे कि 11 स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी और छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके जो कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये कितने आपके स्वर हो गए? 11। 11 स्वर होते हैं। अब आपका सबसे पहले प्रश्न आएगा सर अंग और हा क्या होते हैं? क्योंकि हम लोगों ने जब पढ़ा है स्वर में ही पढ़ा है उनको भी, क्योंकि ज्यादातर जो वर्णमाला पढ़ाई जाती है उनमें अंग और आहा को भी स्वरों में ही पढ़ा जाता है। हालांकि वो स्वर ही है, ये नहीं कह सकते कि वो स्वर नहीं है, लेकिन जो स्वर की बात करेंगे क्योंकि आपने पढ़ा है उसमें वो आपको 13 दिए जाते हैं, लेकिन जब आप स्वर पढ़ेंगे तो स्वर 11 ही है। लेकिन उनको हमारे जो वर्णमाला बनाने वाले हैं या हिंदी मानक वर्णमाला में उनको अयोगवाह कहा गया है। उनको क्या कहा गया है? अयोगवाह। उनको क्या कहा गया है? अयोगवाह कहा गया है। उनको साथियों क्या कहा गया है? उनको साथियों अयोगवाह कहा गया है। जो दो होते हैं, कौन कौन से? अंग और आहा। ये आपने कभी बोला होगा से अंग या कंड, मंद। तो जो अंक का जो मात्रा आती है, जो अंक की मात्रा जो आती है उसको आप कहते अंग और आहा। एक जो अंतस्तः, तह, आह, वह, लास्ट में जो हा शब्द बोलते हैं, जब कभी कभी अपन देखते हैं अतः ऐसा शब्द बोलते हैं, तो वहां क्या होता है? ये अयोगवाही दोनों प्रयोग किए जाते हैं जिनमें अंग और आह। तो साथियों स्वर वैसे कुल स्वरों के बारे में पूछा जाएगा तो आपको ये जब आता है कुल स्वर तो 13, स्वर पूछे जाएंगे तो 11, कुल 13। अब इसमें एक और क्वेश्चन आता है। सबसे पहले इसमें एक सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसमें मूल स्वर कितने होते हैं। तो आपको साथियों मूल स्वर बताने हैं कि जो मूल स्वर हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? आपको यहाँ एक चीज और लिख लेनी है कि मूल स्वर, ये चीज भी आपको जाननी है। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ, छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ और ए। ये 4 क्या होते हैं आपके मूल? सॉरी ए नहीं होती है यहाँ पे, रिली, रिली। ये 4 मूल स्वर होते हैं। तो आपको मैंने बोला कि ये 2, 11 और 2 मिला के 13, ये कुल 13 स्वर हो गए। कुल स्वर 13, स्वर 11 और मूल स्वर 4। छोटा, छोटी, छोटा और ये किसी की सहायता जरूर नहीं पड़ती है। जैसे अपन बड़ी की बात करेंगे, ये बड़ी है तो इसको
आ और प्लस ई से मिलाकर बड़ी ई बनती है, तो इसलिए मूल नहीं है, इसका किसी न किसी के साथ जुड़ाव है, ये अपने आप में मूल नहीं है। मूल मतलब जो खुद का है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, वो किसी के साथ नहीं है, वो अकेला है, वो इसका मूल होता है। जैसे आप बोलते हैं कि मूलतः हम वहां के निवासी है, लेकिन हम रह कहाँ रहे हैं। जैसे मान लो मूलतः हम किसी गांव के निवासी होते हैं, लेकिन किसी जगह शहर में रहते हैं तो बोलते हैं मूलतः हम। मतलब मेन हमारा जो सिस्टम है या जहाँ हमने जन्म लिया है, जहाँ हम रहने वाले हैं, वो क्या है, हमारा गाँव, लेकिन हम रहते कहाँ, शहर में। ऐसे ही जो आ है वो मूल है, लेकिन ई के साथ जब वो आ और ई मिलता है, बड़ी जो बन जाती है, वो इसका मूल खत्म होके, तो इसको हम संयुक्त स्वर भी बोलते हैं। ये संयुक्त स्वर में भी आता है, इसलिए इसको बड़ी जो है वो संयुक्त स्वर में आती है, इसलिए हम इनको मूल स्वर में नहीं करते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, मूल स्वर 4 ही होते हैं। आगे हम साथियों, अब स्वर के बाद हम जो पढ़ेंगे वो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में साथियों पढ़ेंगे, व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या है, तो वे वर्ण जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम इसको दो तरीके से भी, लेकिन सबसे अच्छी मूल परिभाषा यही है कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि ये व्यंजन की एक परिभाषा है, हालांकि ये परिभाषा कोई लिखाता नहीं है, लेकिन हम यह बना भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं कि जैसे किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जिन स्वरों की जरूरत पड़ती है उसको व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ण जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। एक परिभाषा कई प्रकार से हो सकती है, लेकिन हम उसको यही मानेंगे। लेकिन अब व्यंजन में भी, तो व्यंजन में जो होते हैं कि सबसे पहले जो व्यंजन है, इसकी अपन परिभाषा लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो। नहीं लिखना तो कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भी नहीं है इतनी परिभाषा, कोई कुछ नहीं। लेकिन इसमें व्यंजन में एक चीज क्वेश्चन सबसे पहले आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो साथियों, हमको इसमें सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्श व्यंजन, व्यंजन तो है लेकिन स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले जो शब्द आता है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं साथियों, वो 25 होते हैं, का से लेकर हा तक, का से लेकर जो आपके 25 जो है, सॉरी, का से लेकर मा तक, का से लेकर मा तक जो आपके 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क, ख, ग, क, य, श, छ, ज, झ, अंग, ट, ठ, ड, ढ, ठ, ठ, ढ, ढ, अण, ये तो दूर दूर होगी, बराबरी कर देते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये 5 में होते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे भी गिनेंगे 1 2 3 4 5। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जो 25 होते हैं इसको आप पहले का से ऐसे भी लिख सकते हैं, का से म, और इसे ऐसे भी बोल सकते हैं का श त, का च त, का च ट त और प, ये बोल भी सकते हैं, क्योंकि इनके सब में 5 अक्षर होते हैं, सॉरी 5 जो स्वर, वो 5 वर्ण होते हैं। 5 वर्ण का एक लेयर है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इसलिए इनको 5 5 25 और का से मा तक भी बोल सकते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं साथियों, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। उसमें भी आपको बोलना है, अगर नहीं है जैसे डायरेक्ट उनको याद रहता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि का से मा तक कौन से व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि का से लेकर मा तक कौन से व्यंजन होते हैं। तो ये का से लेकर जो मा तक होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। लेकिन ये का चट्टा पा वाला अभी जब आगे पढ़ेंगे तो ये काम आएगा कि का चट्टा पा किसमें आता है, या का चट्टा पा क्या है। तो ये सारी चीजें अपने काम आने वाली है, इसको थोड़ा भी अपन समझ सकते हैं। आगे अपन और इसके आगे परिभाषा लेंगे कि अपने यहाँ तक पढ़ लिया है कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं। स्पर्श व्यंजन पढ़ने के आगे अपन पढ़ेंगे
स्पर्श के आगे जो व्यंजनों के बारे में हम लोग पढ़ना है। ठीक है साथियों, अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। कोई बात आपको समझ में नहीं आती है, कोई परिभाषा समझ में नहीं आती है तो वो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है तो, और कोई भी समस्या है। इसके बाद साथियों अगला आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन तो साथियों पहले हो गया, ये दूसरी परिभाषा है। पहली परिभाषा थी स्पर्श व्यंजन, वो मैंने लिख दी थी, बिठा दी, लेकिन आपको याद रहेगा। व्यंजनों के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्यंजन में दूसरा जो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन साथियों कौन कौन से होते हैं ये अपन को याद करना है। तो अंतस्थ व्यंजन जो साथियों होते हैं वो होते हैं या, र, ल और व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, लेकिन अगर वर्णमाला में जो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे तो व्यंजन 4 ये मिला लेते हैं और अभी 4 आपके साथ हा मिला के सिर्फ 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25। 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कितने? 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 25 आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये आपको एकदम याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट संख्या नहीं पूछता है, लेकिन वो पूछ लेता है कि यह अलावा क्या है। ये पिछले एग्जाम में वर्ग 2 में हिंदी में, ये हिंदी से जो मैंने वर्ग 2 दिया था, जो फाइनल एग्जाम सिलेक्शन टेस्ट दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि यार अलावा क्या है। वो ये नहीं पूछेगा अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, वो ये पूछता है कि यार अलावा क्या है। तो साथियों हमको याद रखना है कि यार अलावा है कि अंतस्थ व्यंजन, क्योंकि अभी हम आगे जब इसको और पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती हैं, तो हमको ऐसा समझ में नहीं आता कि कौन सा शब्द कहा था। इसलिए हम बहुत स्लोली बहुत आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि हमको वर्णमाला को एकदम क्लियर पढ़ना है। हो सकता है कि वर्णमाला से कम 2 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, कोई कहीं से भी आ सकता है। इसलिए हमको एक एक चीज आसानी से, बड़े आराम से, बड़े धैर्य के साथ पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है। कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। कोई परिभाषा से प्रॉब्लम हो सकता है कि मेरे पढ़ाने में कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप कहीं ना कहीं इसमें फीडबैक में दे सकते हैं। कोई भी परिभाषा बोलने में कोई गलती हो तो आप अपनी परिभाषा को जो आपके पास बेटर हो वो भी बता सकते हैं। आप फीडबैक जरूर देना। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो अपना फीडबैक जरूर दें। साथ में आपके लिए काम आ रहा है कि नहीं, आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, और हम उसको और कितना अच्छा कर सकते हैं, तो हम ऐसा आपका फीडबैक भी इसमें चाहेंगे। बाकी काम आप सब जानते हैं कि आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहना है। और चलो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं साथियों, आगे जो हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन के बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन। क्या आते हैं साथियों? ऊष्म व्यंजन, जो अभी हम आपको बता रहे थे कि ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं साथियों? तो ऊष्म व्यंजन भी साथियों कितने होते हैं? ऊष्म व्यंजन भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से साथियों? शा, शा, शा और हा, ये 4। तो ये 25 और 29, 4, 33। तो व्यंजनों की संख्या जो होती है टोटल, वो कितनी होती है? 33। ये आपको टोटल पता होना चाहिए यहाँ तक। यहाँ के बाद आगे भी जो आपको लास्ट तक पढ़ते हैं, ये यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ से लेकर आ तक टोटल 33 व्यंजन होते हैं। उसमें 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। आगे भी इसमें व्यंजन और हैं, लेकिन वो कहाँ कैसे आते हैं उनको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि हमने जो ज्यादातर जो वर्णमाला पढ़ी है उसमें आप देखते हैं कि का से लेकर हा तक ही होती है। का से वर्णमाला हा तक होती है, लेकिन ये प्रश्न सबसे पहले आया तो मैंने अभी जो शब्द बोल दिया था कि 33 व्यंजन होते, तो लोग कई बार ये शब्द पकड़ के बोलेंगे सर 33 व्यंजन नहीं होते, व्यंजन ज्यादा होते हैं। लेकिन हम जो पढ़ते हैं उसमें का से लेकर हा तक वहां 33 व्यंजन ही होते हैं। बाकी के जो व्यंजन है, जैसे एक शब्द अभी आने वाला है जिसको हम आगे बताने वाले हैं, इसको यहाँ छोड़ दीजिए, हम आपको बताने वाले हैं। ये देखिए, एक इसमें आता है, चौथा नंबर आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन ये क्या है? हमने कहीं ना कहीं इस हा के बाद पढ़ा है। इसमें हमको पढ़ा जाता है छत्र, ज्ञा, सॉरी ज्ञा बोलते हैं इसको, ज्ञा और श्रम।
ये शब्द हमने हा के बाद पढ़े हैं, लेकिन ये हा के बाद गलत पढ़ाए जाते हैं क्योंकि ये हा के बाद आते ही नहीं। इनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप जैसे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हो गए अपने, मैंने अभी बताया था, छ छतरी, त्र त्रिशूल, ज्या ज्यानी और स्र त्रिमिक। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूं ये संयुक्त व्यंजन कब आते हैं। जैसे ही मैं इनको आपको डिवाइड करके बताऊंगा ये संयुक्त कैसे हैं, आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये संयुक्त कैसे हैं। और दूसरी बात, ये अगर संयुक्त हैं, अगर ये संयुक्त हैं तो कैसे संयुक्त हैं। जैसे मैंने आपको बताया छ, तो ये का आधा है प्लस सा है, इससे मिलके ये क्या बनता है, छ। इसलिए ये जो छ है, अगर आपसे कभी क्वेश्चन आता है कि ये छ कहां पर आता है, तो साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मैंने शायद लगभग जितने एग्जाम अपने जीवन में दिए हैं उसमें कोई ना कोई परीक्षा में ये सब आता है। अब कम हो गया है क्योंकि लोग जानने लगे हैं, बहुत सारे लोग जानने लगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी नए जुड़ रहे हैं तो वो नहीं जानते हैं। क्योंकि जो मान लो अभी 12th करके निकला है, जो डीएड कर रहा है या डीएड करके निकला है, तो उसको नहीं पता होगा। ये बहुत एरर लोग जानते हैं। सर्वप्रथम मैंने भी जब पहली बार जो क्वेश्चन पढ़ा था तो मैंने भी गलत किया था। आपसे मैं अगर यहाँ एक क्वेश्चन करता हूं कि का के बाद क्या आता है, का के बाद क्या आता है, ये क्वेश्चन आपसे सर्वप्रथम मैं यहाँ करने वाला हूँ। क्योंकि ये पहली बार जब ये क्वेश्चन आया था तो मैंने भी पढ़ा नहीं था, तो मैंने भी सबसे पहले ये गलत किया। क्योंकि 99% लोग यही पढ़ते हैं कि का के बाद खा आता है, का यही हम लोगों ने पढ़ा होता है। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि खा के बाद खा आता है, लेकिन साथियों ये गलत है। क्योंकि जब हमको वर्णमाला पढ़ाई जाती है तो हमको यही पढ़ाया जाता है। लेकिन मैंने जब आपसे आपके यहाँ बोला था कि 33 जो व्यंजन होते हैं यहाँ तक ही होते हैं, तो ये जो व्यंजन है, जो संयुक्त व्यंजन है, इनको बीच में रखा गया था। लेकिन हमारी वर्णमाला को व्यवस्थित करने के लिए, जिसमें पढ़ने के लिए आसानी रहे, इसलिए इन संयुक्त स्वरों को हा के बाद ला दिया गया। लेकिन ये जो छ है वो का के बाद आता है, का और फिर छ, क्योंकि ये देख रहे हैं आप का और सा से मिलकर बनता है, सीटी वाला सा और का, तो दोनों का संयुक्त है, इसीलिए इसको संयुक्त व्यंजन भी कहा जाता है। ये लेकिन आता कब है, ये जब कब आएगा आपका का के बाद छ, फिर खा आएगा, तो ये यहां है। लेकिन हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको तो एक ही चीज पता है कि ये कहाँ पे है, ये हा के बाद है। ये कहाँ पे है, ये हा के बाद है, हमको ये पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहाँ यही कर देते हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फर्स्ट बार मैंने भी गलत किया था। हो सकता है कि आप जब एग्जाम देने जाए और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि आप इसको पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपसे गलती नहीं होगी। इसलिए ये जरूरी बताना भी था आपको। आगे इसमें दूसरा आपका दूसरा जो संयुक्त है उसके बारे में हम बताते हैं आपको भी। त्र, तो ये ता, आधा ता और प्लस रा, ये ता और आधा रा, मतलब तो आधा ता और रा से मिलकर बना होता है आपका त्र। ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये आता कब है, ये ता के बाद आता है। लेकिन सर हम अभी बोलेंगे, सर आप बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे, ता के बाद तो था आता है। हाँ सही बात है, ता के बाद था आता है, क्योंकि हमने यही पढ़ा है। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि ये ता और रा से मिलकर बना है। ये ता अंतस्थ है, रा और ता क्या है आपका स्पर्श व्यंजन है, दोनों को मिला के बना, इसलिए ये ता के बाद क्या आएगा, त्र, ता त्र थ। लेकिन हम ये पढ़ने में प्रॉब्लम थी इसको, इसलिए त्र को बाद में हटा दिया गया, मतलब वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, जिससे पढ़ने में आपको आसानी हो। इसलिए इसको ऐसे सेटलमेंट उसका किया गया था, और कोई ऐसी परेशानी नहीं थी कि वास्तव में कोई उसमें, लेकिन पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी उस समय। हो सकता है कि जब ये वर्णमाला बनाई जा रही हो तो इसको बहुत आसानी से डिफाइन करने के लिए, पढ़ने के लिए बनाया। अब इसके बाद आता है आपका ज्या, जिसको जा और या। अब जा और या, तो जा कहां पे आएगा आपका, चा छा जल,
तो ये कहाँ पे आएगा, च छ ज, तो ये यहाँ पे आता है। इसके बाद क्या आएगा आपका, ज, ठीक है। इसी के बाद आएगा ना, फिर यहाँ आएगा झ, और फिर आएगा आपका यहाँ, क्योंकि ये यहाँ आया हुआ है और ये जा आया हुआ है। इन दोनों को मिक्स करके आपका क्या बना है, जा ज्ञानी, जिसको अपन बोलते हैं, वैसे जानी बोलते हैं इसको, लेकिन इसको अपन क्या ज्ञानी बोलते हैं। तो ये इसके बाद आएगा। अब अगला है श्रमिक। जो श्रमिक है वो कब आएगा, तो वो ये आपका है, ये मिलके बनता है शा आधा सिटी वाला, शा बोलते हैं, शा आधा सिटी वाला और रा। तो इसके बाद ये आएगा कौन का, श्रमिक। इसके बाद आएगा यहाँ पे सा सिटी वाला शा, फिर श्रमिक, फिर षटकोण वाला शा, फिर शेपिरा वाला शा, फिर हा। ये आपको ऐसे मिल रहा है। लेकिन अपन देखते हैं कि शा हाली लिखते खाली बस, इसको यहाँ नहीं लिखते, क्योंकि ये भी एक संयुक्त व्यंजन है। तो साथियों हमको ये समझ में आना चाहिए कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, लेकिन हम हिंदी वर्णमाला में इनको हा के बाद पढ़ते हैं, लेकिन ये हा के बाद नहीं आते हैं। अगर हिंदी मानक वर्णमाला आप पढ़ेंगे तो उसमें हा तक ही आपके व्यंजन होते हैं, हा के बाद कोई व्यंजन होता ही नहीं है। लेकिन हमको ज्यादातर जो हमने पहाड़े में पढ़ा, या हमको ज्यादातर जो टीचरों ने पढ़ाया, उसमें हमको यही पढ़ाया गया कि हा के बाद छ छतरी त्रिशूल ज जानी और प्राथमिक होता है। गलतियां हुई है, पढ़े हैं, उस समय नहीं पता था, पहली बार ये क्वेश्चन आया तो मैंने भी गलती की, लेकिन मैं इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप इसकी गलती ना करें। इसलिए आपको आगे हम इसके चलते हैं। तो आपका एक और है, सबसे पहले एक क्वेश्चन और आता है, इसी में ही थोड़ा हम आपका एडजस्ट करते हैं। जैसे एक शब्द आता है सड़क, ये सड़क वाला जो सड़क शब्द है, या इसमें आप बोल दें दृढ़, ये लिखते हैं। तो ये जो शब्द है दोनों, ये हमने देखे तो है नहीं, कहाँ आते हैं, लेकिन हमको ये पढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये ज्यादातर पहाड़ों में या ज्यादातर बनाई गई किताबों में, पहाड़े में जो किताबें बनाई जाती हैं उनमें ये दोनों शब्द गायब रहते हैं। और जब हमसे ये शब्द बोले जाते हैं तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन को पकड़ लेते हैं, ये डाडमरू डाडक्कन को बोल देते हैं किसकी नीचे बिंदी, कहाँ से आई इसकी नीचे बिंदी, तो है ही नहीं, इसके नीचे बिंदी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिंदी है, यहाँ पे बिंदी नहीं है। लेकिन अपन को ये पता है ये शब्द हैं, लेकिन कठिनाई के कारण इन शब्दों को हटा दिया गया। इनको हम बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। इनको हम क्या बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन। ये 2 गुण हैं इनमें, इनको आप समझेंगे थोड़ा। तो ये क्या है, परिभाषा लिखनी इसके, द्विगुण, द्विगुण जैसे किसी में 2 गुण होते हैं, जैसे उसको बंदूक भी चलाना अच्छी आती है, उसको तलवार भी अच्छी चलाना आती है, उसके ये 2 गुण है। ऐसे ही इनके भी 2 गुण है। ये जब अपन ये इनको लिखते हैं और इधर इनको लिखते हैं, आप देखो सेम सेम है, खाली इसका अंतर है, नीचे बिंदी का अंतर है, मात्र बिंदी का अंतर आ रहा है, लेकिन सारी चीजें एक सी हैं। जब कभी कभी अपन देखते हैं कि अपन को 2 सेम शकल वाले लोग मिल जाए, उनकी शकल सेम हो, दोनों की शकल सेम हो, तो अपन को पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होता है। ऐसे ये 2 गुण हैं, इनके 2 गुण हैं, तो हमको इनको पहचानने में थोड़ी बस यही है कि हम इनको बिंदी से पहचान लेंगे कि इसमें बिंदी नहीं है, इसमें बिंदी है। हालांकि ये शब्द, सॉरी, यह वर्ण दोनों यही आते हैं, एक तो इसके बाद ये आता है, ठीक है, और इसके बाद ये आता है। लेकिन क्या है कि इनको व्यवस्थित करने के लिए, जैसे इनको भी व्यवस्थित करने के लिए, ऐसे इसको भी सरल करना को सरल करने के लिए इन शब्दों को भी वहां से हटा दिया गया, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी हो, इसलिए इन शब्दों को भी वहां से हटा दिया है। आगे हम देखना चाहेंगे कि ये शब्द द्विगुण हो गए। अब
एक सबसे पहले क्वेश्चन हमने जो आप सबसे पहले पढ़ा था, ये हम वर्णमाला में आपको स्वर और व्यंजनों के बारे में बता चुके हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और रहेगा, इसके बाद हम क्लास को फाइनल करेंगे, खत्म करेंगे यहाँ पे। तो हम सबसे पहले आपसे ये पूरा यहाँ से आप रेज कर देते हैं, और एक क्वेश्चन जो हम लास्ट में आप आने वाले हैं, या लास्ट जो आपको पढ़ाने वाले हैं, वो आपको एकदम स्पष्ट पढ़ाने समझ में आएगा कि क्या चीज है। अब हम शुरुआत फिर स्वर से ही करेंगे। स्वर से स्टार्ट किया था, व्यंजन पे खत्म किया, फिर स्वर से स्टार्ट करेंगे। अब सबसे पहले इसमें जो आपको स्वर की जो बात आती है कि स्वर की जो मैं परिभाषा बोल रहा था आप सबसे, उसमें जो आपको मैं परिभाषा बोलना चाह रहा हूं, उसमें मैं आपको बता रहा था कि वे ध्वनियां, वे स्वर ध्वनियां या वे ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं। तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, स्वर की परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे स्वर की परिभाषा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, वे ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों, उन्हें हम स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम स्वर बोलेंगे, क्योंकि ये अपन परिभाषा इसमें लिख रहे हैं। तो वे स्वर ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। मैंने आपसे शुरुआत में भी कहा था कि हम स्वर की परिभाषा लिखेंगे, लेकिन जब समय उसका यहाँ था तो मैंने उसको वहां नहीं बताया, लेकिन अब हम इसको बता रहे हैं कि स्वर किसे कहते हैं। तो वे ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब इसमें स्वर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है स्वरों के प्रकार या स्वर के प्रकार। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, और ये आपके बीए बीएससी के बीए एमए के एग्जाम होते हैं, वहां भी पूछा जाता है, डीएड वगैरह में भी आता है, और ये कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि स्वरों के प्रकार कितने होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, या स्वरों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो स्वर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका मूल स्वर होता है, एक संयुक्त स्वर होता है, जो आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया था, लेकिन अब यहाँ से हम उसकी परिभाषा लिखेंगे। आज हम आपको दो ही चीजें यहाँ पढ़ाएंगे, एक मूल स्वर और एक संयुक्त स्वर। स्वर के प्रकार तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार नंबर एक मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। दूसरा क्या है, संयुक्त स्वर। दूसरा क्या है आपका, संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर और दूसरा हम पढ़ेंगे आपका संयुक्त स्वर। तो मूल स्वर जो है, मूल स्वर की जो परिभाषा है वो हम लिखेंगे अब यहाँ पे कि मूल स्वर क्या है, या मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर उन्हें किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखना है वे स्वर जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। थोड़ा राइटिंग का एडजस्ट जरूर करना, क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, बोर्ड पे समझ में वैसे आ रहा होगा, लेकिन नहीं आती है तो आप कमेंट्स में भी पूछिए। वे स्वर जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी था कि वो चार होते हैं, जिन्हीं को हम मूल स्वर भी कहते हैं, और ये
मूल स्वर जो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आ जाएगा कि इसमें से मूल स्वर कौन सा है। तो आपको कौन कौन से होते हैं ये आपको हम एक एग्जाम्पल में आपको बता रहे हैं कि जो मूल स्वर होते हैं वो होते हैं छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋ। ये आपको 4 मूल स्वर हैं। आप जैसे आप बोलेंगे आप बोल के देखिए, इसमें आपको किसी भी स्वर की या किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बड़ा बोलिए तो आ प्लस आ, तब जाके क्या बनेगा, बड़ा। आ आ आ आ बोल रहे हैं ना, तो छोटा बोलेंगे अ, इसमें किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ा बोलेंगे तो आ, मतलब आ और आ, कहीं ना कहीं इसमें आ की शब्द की जरूरत या आ वर्ण की जरूरत हुई है, क्योंकि बिना आ के बड़ा आ बन ही नहीं सकता। 2 छोटे आ मिलेंगे तब बड़ा आ बनेगा। जैसे कि हम व्यंजनों में ही पढ़ते हैं कि जो स्वर होते हैं जो जिसमें किसी भी की सहायता की जरूरत नहीं होती, ये बिना सहायता के बोले जाते हैं, लेकिन व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, क्योंकि जैसे का तो का आ, ऐसे ही यहाँ भी जो मूल स्वर है वो 4 है, जिसमें किसी भी स्वर की कोई जरूरत नहीं होती, ये अपने आप में अकेले हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इनको हम मूल स्वर कहते हैं। अब दूसरा इसमें लास्ट क्वेश्चन या लास्ट जो अपनी परिभाषा रहेगी इसको हम लिखने वाले हैं, वो है संयुक्त, संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या है? वे स्वर जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसकी परिभाषा है वे स्वर, मूल स्वर में क्या था, बिना सहायता के बोले जाते थे। इसमें इतना चेंज करो, बिना हटा दो, सारी वही चीज लिखना है आपको, जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मूल स्वर के, इन्हें सॉरी, इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। बोले जाते हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं, और ये बोले जाते हैं, ये मूल स्वर कहलाते हैं। और हम इस परिभाषा को व्यवस्थित कर लें। ठीक है, तो अब मूल स्वर तो 4 हो गए, लेकिन जो बचे हुए हैं वो आप सबके सारे संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, इनको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा समझ में आने की प्रॉब्लम हो रही होगी तो यहाँ, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आई, ओ, औ। ये आपके क्या हो गए? मूल के बाद जो बचे हुए हैं वो संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कितने हो गए आपके? 7। कितने हो गए आपके? 7। नहीं सॉरी सॉरी, गलती गलत 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 गलत, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये संयुक्त स्वर आपके होते हैं, गलती हो गई यहाँ पर, संयुक्त स्वर होते हैं वो भी 4 ही होते हैं, 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? संयुक्त स्वर 4 ही होते हैं, गलत हो गया यहाँ पे। तो संयुक्त स्वर तो 4 कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, ए, आई, ओ, औ। अब ये कैसे? तो ये आ छोटा है, छोटा बड़ा, दोनों में से किसी एक के साथ, या यहाँ पे ई या बड़ी, तो मिला के ए या आई बन जाएगी आपकी। तो ये आपके क्या हो गए? 4 संयुक्त स्वर हो गए, आपके 4 संयुक्त स्वर हो गए। तो हमको सबसे पहले ये याद रखना है कि स्वर किसे कहते हैं, तो वे ध्वनियां जो बिना किसी की सहायता के बोली जाती हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के प्रकार, स्वर 2 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर। मूल स्वर और संयुक्त स्वर। दूसरा मूल, पहले परिभाषा करते हैं मूल स्वर की, तो वे स्वर जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें मूल स्वर कहते हैं। और जो आ, ई, उ और ऋ होते हैं, जैसे ही संयुक्त स्वर, तो वे स्वर जो किसी की सहायता से बोले जाते हैं। सीधी सी परिभाषा याद रखिए, जो सहायता से बोले जाएंगे वो संयुक्त स्वर, जो बिना सहायता के बोले जाएंगे वो मूल स्वर। बस
चार चार दोनों में है। इसमें आपके चार कौन कौन से हैं? इसमें आपके चार हैं आ ई उ और री, और इसमें जो चार है वो है ए आई ओ। तो ये चार आपके हैं। तो साथियों, हम क्लास को यहीं खत्म करेंगे। आज की क्लास आप सबको कैसी लगी इसलिए कमेंट में जरूर आप अपनी राय दीजिए। आपको ये सेशन कैसा लगा आप अपनी राय करें, कि हमने आज कल स्टार्ट किया, हो सकता है मेरे से बहुत सारी शुरुआत में गलतियां भी हुई, लेकिन हम इसको एक स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों की आप अपनी इसमें कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं, अपना फीडबैक भी देखते हैं। और सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार नमस्कार। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि पूरा वीडियो एक बार देखेंगे। मेरे पढ़ाने में थोड़ी बहुत हो सकता है कि बोलने में कहीं ना कहीं आप समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पढ़ाने का उद्देश्य बिल्कुल एकदम क्लियर है कि आपको ये सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री में देना है। आप एक साइड पे अपने नोट्स तैयार कीजिए, और इससे अच्छा बेटर अच्छा हर क्लास में हम थोड़ा थोड़ा सुधार होता हुआ जाएगा और हम अच्छा कर पाएंगे। आप मेरे साथ लगातार बने रहिए। बस आपको मेरी हेल्प करने के लिए दो ही काम करने हैं। मैंने पहले भी प्रश्न बोला था, उसने बोला मैं जबरदस्ती किसी से नहीं कर रहा हूँ, मैं बस खाली बोल रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और समय से इसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसके लिए, या समय से आपके पास जब ये वीडियो आपके पास आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको आई बेल इसका बटन है उसको जरूर दबा के रखें, तो इससे आपको ये समय से आ जाएगा। धन्यवाद।